जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये बीएसएससी इंटर लेवल का जो 8/12/2018 को प्रथम पारी में एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसका ये प्रश्न है। और इससे पहले दो और प्रीवियस ईयर प्रश्न मैं करवा चुका हूँ। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पर आपको सारा वीडियो अपलोड मिलेगा। दोस्तों, प्रीवियस ईयर का मैं अलग से डाल दिया हूँ, लिस्ट बना दिया हूँ। ये तीसरा वीडियो है। और यदि आप लोगों को अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, जितने भी ग्रुप हैं सभी ग्रुप में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का पहला प्रश्न, आज इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत में रजत क्रांति से जुड़ा है? तो भारत में रजत क्रांति से कौन जुड़ा हुआ है, ये प्रश्न पूछा गया है। यदि इसे हम देखें तो भारत में रजत क्रांति से अंडा उत्पादन है जो रजत क्रांति से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अंडा उत्पादन रजत क्रांति से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, यदि इसमें हम देखें दुग्ध क्रांति, तो श्वेत दूध उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंधित है। दोस्तों, दूध उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंधित है। और जैसे कुछ और चीज़ों के बारे में देखें हम, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन यानी मछली पालन के लिए नीली क्रांति, झींगा उत्पादन के लिए गुलाबी क्रांति, अनाज उत्पादन के लिए हरी क्रांति। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। रजत उत्पादन के लिए अंडा क्रांति, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्यों चलते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार में कब लागू किया गया था? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार में कब लागू किया गया था? तो 1 फरवरी 2014 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। 1 फरवरी 2014 को, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 1 फरवरी 2014 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। और इसे कौन पारित किए थे? तो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। दोस्तों, नेक्स्ट को चलते हैं। थर्ड नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया निम्नलिखित में से किसने आईसीसी को वर्ष 2017 का सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी का खिताब जीता है? गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है 2017 का? किसे दिया गया था सोबर्स ट्रॉफी? सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसे दिया गया था वर्ष 2017 में? तो यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन थे? तो यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी में 2017 में कौन थे? विराट कोहली थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, विराट कोहली। 4 नंबर प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में तांबा का अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तांबा का उत्पादन का सबसे बड़ा अयस्क तो कौन है? मध्य प्रदेश है। सबसे अधिक तांबा उत्पादन में प्रथम स्थान कौन रखता है? तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। उत्पादन में कहे तो मध्य प्रदेश, भंडारण में कहे तो आपको राजस्थान होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश भारत में तांबा उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। मध्य प्रदेश के बालाघाट यानी मलंज खंड प्रमुख तांबा उत्पादक की खान है। दोस्तों, मध्य प्रदेश भारत का 46% तांबा उत्पादित करता है। जबकि आपसे भंडारण में पूछे, भंडारण में भारत में तांबा का कहाँ है सबसे ज्यादा? भंडारण सबसे ज्यादा तांबा कहाँ है? तो का होगा राजस्थान होगा। लेकिन उत्पादन क्या है तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। यदि हम इसमें देखें मध्य प्रदेश के राजधानी देख लें दोस्तों, तो भोपाल हो गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और वहाँ के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल। और मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 230 है, लोकसभा सीटों की संख्या 29 है और राज्यसभा सीटों की संख्या मध्य प्रदेश में 11 है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। उड़ीसा में क्या है? तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री अभी नए बनाए गए हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री अभी नए बनाए गए उड़ीसा के मुख्यमंत्री। ठीक है, और उड़ीसा के जो राज्यपाल हैं, आप लोग उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि उड़ीसा के राज्यपाल के बारे में पूछा जाए तो उड़ीसा का राज्यपाल कौन है? तो उड़ीसा का राज्यपाल अभी कौन है? तो रघुवर दास है उड़ीसा का राज्यपाल। और उड़ीसा को 1 अप्रैल 1936 में घोषित किया गया था राज्य के रूप में। और उड़ीसा का विधानसभा सीटों की संख्या 147 है, लोकसभा सीटों की संख्या 21 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। झारखंड को देखें दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम चंपई सोरेन है और वहाँ के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है। और झारखंड को 15 नवंबर 2000 को राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था। और इसके साथ में 2 और राज्यों को दर्जा दिया गया था, वो झारखंड था, उत्तराखंड था और छत्तीसगढ़ था। नहीं, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, ये 3 राज्यों को राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था 2000 में। ठीक है, तो झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में यदि हम देखें लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? तो 14 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 6 है। विधानसभा सीटों की संख्या झारखंड में 81 है। 81 विधानसभा सीटों की संख्या झारखंड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान को देखें तो राजस्थान की मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है और वहाँ के राज्यपाल कालराज मिश्र हैं। राजस्थान में
देखें तो उसकी राजधानी जयपुर है। विधानसभा सीटों की संख्या 200 है। लोकसभा सीटों की संख्या 29 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है राजस्थान में। और राजस्थान में यदि हम देखें, राजस्थान को यदि हम देखें कि राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कितनी है, तो 928 है राजस्थान में जनसंख्या घनत्व। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर, डी हमारा सही आंसर है। तांबा का अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है भारत में, तो मध्य प्रदेश है। और सबसे बड़ा भंडारण राज्य कौन है, तो राजस्थान है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। RESIDEX सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? यह सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया, यह प्रश्न पूछा गया। तो यह सूचकांक है NHB, राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, तो राष्ट्रीय आवास बैंक, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। 6 पे चलते हैं दोस्तों। बिहार का प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो बिहार का प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर मधेपुरा जिले में स्थित है। मधेपुरा जिले में बिहार का प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर है। और मंदिर का महान श्रृंगेरी ऋषि की तपोभूमि हुआ करता था। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, तो मधेपुरा में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, मधेपुरा में सिंहेश्वर मंदिर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 7 नंबर प्रश्न पे। इसमें दिया गया 7 में क्या है, 7 नंबर प्रश्न में है कि दिसंबर 2017 में WTO के मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसकी बैठक की अध्यक्षता कौन किया था? तो इसका बैठक की अध्यक्षता अर्जेंटीना किया था। अर्जेंटीना में हुआ था और ब्यूनस आयर्स में, अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में इसकी अध्यक्षता की गई थी। कौन सा देश किया था? ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना किया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ब्यूनस आयर्स देखें दोस्तों तो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। ठीक है, और नैरोबी केन्या की राजधानी नैरोबी है। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी। और ब्यूनस आयर्स कहाँ का है? तो अर्जेंटीना का है, अर्जेंटीना। ठीक है, तो अर्जेंटीना। और यदि हम देखें अर्जेंटीना के मुद्रा का नाम क्या है, तो पीसो है। अर्जेंटीना की मुद्रा का नाम पीसो है। पीसो अर्जेंटीना का मुद्रा का नाम है। और ये जो जेनेवा है, जेनेवा आपको स्विट्जरलैंड में पाया जाता है, जबकि स्विट्जरलैंड की राजधानी वर्न है, ना कि जेनेवा। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? वर्न है। और वहाँ की मुद्रा फ्रैंक है। स्विट्जरलैंड की मुद्रा फ्रैंक है। और यदि हम देखें केन्या की राजधानी क्या है, तो केन्या की राजधानी कहाँ पड़ता है? तो आपको नैरोबी है। केन्या की राजधानी नैरोबी। केन्या की राजधानी इसकी मुद्रा का नाम शिलिंग है। केन्या की राजधानी नैरोबी और केन्या की मुद्रा का नाम शिलिंग है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 8 नंबर प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न में कहा गया है भारत में सौर तालाब की स्थापना पहली बार कहाँ की गई है? तो भारत में सौर तालाब की स्थापना पहली बार कहाँ की गई है? तो भारत में सौर तालाब की स्थापना पहली बार गुजरात के भुज में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हमारा सही आंसर होगा। गुजरात में पहली बार, भारत में पहली बार गुजरात में किया गया सौर तालाब की स्थापना। कहाँ? तो गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। गुजरात में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। यदि आगे क्या देखें दोस्तों, आगे देखें इसमें गुजरात की राजधानी क्या है, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, ये सारा चीज देख लेते हैं। तो गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं, गुजरात का जो अभी भूपेंद्र पटेल हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल है। वहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। और गुजरात में देखें तो 1 मई 1960 में गुजरात की स्थापना हुई थी। और गुजरात के राजधानी गांधीनगर है। गुजरात में विधानसभा सीटों की संख्या 182 है दोस्तों। लोकसभा सीटों की संख्या गुजरात में कितना 26 है। और राज्यसभा सीटों की संख्या गुजरात में 11 है। राजस्थान को देखें दोस्तों, राजस्थान। तो राजस्थान की राजधानी क्या है? तो राजस्थान की राजधानी आपको, राजस्थान में अभी नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। ठीक है, और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अभी है कौन बनाए गए हैं? तो ये हैं भजनलाल शर्मा। अभी हमने राजस्थान के बारे में बता चुका हूँ दोस्तों ऊपर वाले प्रश्न में। चलिए हम लोग पंजाब की ओर चलते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो हैं भगवंत मान। और पंजाब में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? 13 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। और विधानसभा सीटों की संख्या 117 है। केरल की ओर चलते हैं दोस्तों। केरल है, जो केरल में मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल हुए आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल हैं। और 1 नवंबर 1956 में केरल को राज्य का दर्जा दिया गया था। केरल में विधानसभा सीटों की संख्या 140 है। और लोकसभा सीटों की संख्या 20 है। और राज्यसभा सीटों की संख्या केरल में 9 है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। कौन सा ज्वालामुखी डोरमंट के प्रकार का है? डोरमंट प्रकार का कौन सा ज्वालामुखी है, ये प्रश्न दिया गया है। यदि हम ये देखें डोरमंट प्रकार का ज्वालामुखी है, कौन सा ज्वालामुखी है? तो डोरमंट प्रकार का ज्वालामुखी है वो आपको माउंट किलिमंजारो है, जो डोलमंट प्रकार का ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर माउंट किलिमंजारो, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। माउंट किलिमंजारो डोलमंट प्रकार का ज्वालामुखी है। पूर्वी अफ्रीका के तंजानिया में पड़ता है। माउंट किलिमंजारो कहाँ पड़ता है? तो पूर्वी अफ्रीका के तंजानिया में पड़ता है। ऑप्शन नंबर
डी हमारा सही आंसर है। यह एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। माउंट किलिमंजारो क्या है? तो एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 10 क्यों चलते हैं दोस्तों। 10 में दिया गया संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंकटाड का मुख्यालय कहाँ है? तो अंकटाड का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अंकटाड का मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अंकटाड का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। यदि हमने देखे और इसकी स्थापना कब हुई थी अंकटाड का? तो अंकटाड की स्थापना 1964 में की गई थी। वर्ष 1964 में अंकटाड की स्थापना स्विट्जरलैंड के जिनेवा में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। और इसमें सदस्य देशों की संख्या 195 है। नेक्स्ट पे चलते हैं 11 नंबर प्रश्न में, पाइका आंदोलन के नेता कौन थे? तो पाइका आंदोलन के नेता यदि हम देखें तो पाइका आंदोलन किस क्षेत्र में चलाया गया था? तो उड़ीसा के क्षेत्र में। और इसके नेता भगवान जगन्नाथ को माना जाता है। पाइका आंदोलन में जो पाइका जाति के लोग थे और इसका नेता कौन थे? तो बख्शी जगबंधु बल्थी जगबंधु हैं जो पाइका आंदोलन के नेता हैं। पाइका आंदोलन कौन है? बख्शी जगबंधु। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। और 1817 में पाइका आंदोलन शुरू किया गया था। 1817 में। नेक्स्ट पे चलते हैं 12 नंबर प्रश्न में, अंगोला की राजधानी क्या है? तो अंगोला की राजधानी देखें, यह अफ्रीकी देश है। अंगोला एक अफ्रीकी देश है। इसकी राजधानी लुआंडा है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। लुआंडा अंगोला की राजधानी है। लुआंडा की स्थापना वर्ष 1575 ईस्वी में हुई थी। लुआंडा की स्थापना लुआंडा, जिसे पहले सौ पाओलो द्वारा अनसुनको दे ओलाडा के नाम से भी जाना जाता था, उसकी राजधानी कहाँ है? तो लुआंडा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अंगोला की राजधानी लुआंडा। 13 नंबर प्रश्न में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के बारे में दिया गया है। यदि इसका देखें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष इसमें उस समय कौन थे? तो न्यायमूर्ति सी, जिस समय दिया गया था प्रश्न उस समय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू थे। कौन थे? न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे। लेकिन वर्तमान समय में श्री अरुण कुमार मिश्र राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। वर्तमान समय में अरुण कुमार मिश्र हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। लेकिन जिस समय प्रश्न बना था उस समय कौन थे? 2017 में। तो एच.एल. दत्तू थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में क्या दिया गया है? 14 नंबर प्रश्न कि किस वर्ष जिला पदाधिकारी जैक्सन की हत्या कर दी गई? तो जैक्सन की हत्या किस वर्ष की गई थी? तो जिला पदाधिकारी जैक्सन की हत्या वर्ष 1909 में कर दी गई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। जैक्सन की हत्या गोली मारकर कर दी गई थी वर्ष 1909 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर 14 का वर्ष 1909 में। 15 नंबर प्रश्न में, स्वतंत्र भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन बनी है? स्वतंत्र भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री इंदिरा गांधी बनी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। इंदिरा गांधी स्वतंत्र भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री बनी थी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। और वर्ष 1975 से लेकर 1975 में उसे बनी थी और 1980 में से लेकर 1982 तक इंदिरा गांधी दोबारा रक्षा मंत्री बनी थी। ठीक है, परंतु निर्मला सीतारमण को पूर्णकालिक रक्षा मंत्री बनाया गया था। निर्मला सीतारमण को पूर्णकालिक रक्षा मंत्री बनाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में मुखिया द्वारा कितनी अवधि पर ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जा सकती है? तो बिहार में मुखिया द्वारा ग्राम पंचायत का बैठक 7 दिनों के अंदर बुलाई जा सकती है। कितना? 7 दिनों के अंदर बुलाई जा सकती है। और बैठक की नोटिस जारी होने की तिथि से 15 दिन के अंदर विशेष बैठक आयोजित की जाएगी। इसकी अध्यक्षता जिला पंचायत राज्य पदाधिकारी करेंगे। तो कितने दिनों के अंदर? 7 दिनों के अंदर बुलाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 17 प्रश्न में, बिहार में स्वराज दल की अध्यक्षता कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे बिहार में? स्वराज दल की अध्यक्ष बिहार में कौन थे? तो बिहार में स्वराज दल की एक शाखा थी और इसके अध्यक्ष अब्दुल बारी इसके पहले अध्यक्ष थे और नारायण प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। नारायण प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। बिहार में जो स्वराज दल था उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? नारायण प्रसाद, जो बिहार में था नारायण प्रसाद, और उसके सचिव थे अब्दुल बारी सिद्दीकी। जबकि स्वराज दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को की गई थी और मोतीलाल नेहरू और किसके बीच? मोतीलाल नेहरू और सिया दास के सम्मेलन से। कब? 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना की गई थी। वहीं बिहार में स्वराज दल की अध्यक्षता नारायण प्रसाद को दिया गया, जबकि उसके सचिव अब्दुल बारी को बनाया गया। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 18 नंबर प्रश्न में, इन ए फ्री स्टेट की रचना किसने की है? इन ए फ्री स्टेट की रचना किसने किया है? इन ए फ्री स्टेट की रचना बी.एस. नायपॉल ने किया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। इन ए फ्री स्टेट की रचना बी.एस. नायपॉल ने किया है। और काल्पनिक रचना है कि त्रिनिदाद में जन्मे ब्रिटिश लेखक थे और न्यायपाल उनके उपन्यास इन ए फ्री स्टेट के लिए वर्ष 1971 में बुकर पुरस्कार दिया गया है।
वर्ष 1971 में ये इन्हें फ्री स्टेट के लिए बुकर पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 19 नंबर प्रश्न की ओर। इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? जिस समय प्रश्न पूछा था इसरो के अध्यक्ष कौन थे? के सिवन थे और उस समय, लेकिन वर्तमान समय में इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ हैं। एस सोमनाथ इसरो के नए चेयरपर्सन चुने गए हैं। तो जिस समय प्रश्न पूछा था उस समय के सिवन था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 20 नंबर प्रश्न में। 20 में कहा गया नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ स्थित है? नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ है? तो नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। और इसकी स्थापना 1972 में हुई थी और यह देश में 25वें स्वतंत्रता दिवस की खुशी में स्थापित किया गया था। तो कहाँ है? 1972 ईस्वी में नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 21 में चलते हैं। बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में प्रथम बार कब लागू किया गया? बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में प्रथम बार कब लागू किया गया? तो यह योजना लागू किया गया 1995 में। 1995 में लागू किया गया। इसे 2002 में क्षेत्रीय एवं ग्रामीण बैंकों के लिए संशोधन किया गया। कब लागू किया? वर्ष 1995 में बैंकिंग लोकपाल योजना लागू किया गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 22 में। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है ये प्रश्न पूछा है। तो लिपुलेख दर्रा जो है आपको उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले तथा चीन द्वारा नियंत्रित तिब्बत के नग्यारी विभाग के बीच हिमाचल में स्थित है। लिपुलेख दर्रा लिपुलेख उत्तराखंड, भारत और तिब्बत के चीन के बीच की सीमा रेखा एक हिमालयी दर्रा है। तो कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। हिमाचल में नहीं, उत्तराखंड में स्थित है लिपुलेख दर्रा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। उत्तराखंड में लिपुलेख है। उत्तराखंड में ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। यदि हम देखें उत्तराखंड को देखें तो उत्तराखंड को 2000 में एक राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था। इसकी राजधानी देहरादून या गैरसैंण है दोस्तों। और उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह वहाँ के राज्यपाल हैं। उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की संख्या 70 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है और लोकसभा सीटों की संख्या 5 है। ठीक है। यदि हम इसमें देखें हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े ना, अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम लोग नहीं पढ़े हैं। तो अरुणाचल प्रदेश पहले देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के बारे में यहाँ की राजधानी, यहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू है और राज्यपाल केटी पटनायक है और राजधानी ईटानगर है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 60 है, लोकसभा सीटों की संख्या 2 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। अरुणाचल प्रदेश को वर्ष 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया था। कब? वर्ष 1987 में। अमीगो 3 राज्यों को वर्ष 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया था। आ से अरुणाचल प्रदेश, मी से मिजोरम, गो से गोवा, ये तीनों को वर्ष 1987 में क्या दिया गया था? राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं नागालैंड को। नागालैंड के जो नागालैंड है उसकी राजधानी कोहिमा है और वर्ष 1963 में राज्य का दर्जा दिया गया था। ला गणेशन यहाँ के राज्यपाल हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री नेफ्यर भी हैं। और यदि देखें नागालैंड में विधानसभा सीटों की संख्या 60 है, लोकसभा सीटों की संख्या 1 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश को देखें दोस्तों, हिमाचल प्रदेश इसकी राजधानी शिमला है और इसमें इसके जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हुए शिव प्रसाद शुक्ल हैं। और हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया था वर्ष 1971 को। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, विधानसभा सीटों की संख्या 68, लोकसभा सीटों की संख्या 4 है और राज्यसभा सीटों की संख्या हिमाचल प्रदेश में कितना है? तो राज्यसभा सीटों की संख्या हिमाचल प्रदेश में 3 है। ठीक है दोस्तों, इसमें सारा ऑप्शन का मैंने बता दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। लिपुलेख दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में है। लिपुलेख उत्तराखंड में। ठीक है। यदि और भी दर्रा का नाम देखें हम, यदि इसमें देखें दोस्तों उत्तराखंड की और भी दर्रे का नाम, जैसे लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है और माना दर्रा भी उत्तराखंड में है, नीति दर्रा भी उत्तराखंड में है। लिपुलेख, माना और नीति ये तीनों दर्रा कहाँ आपको मिलेगा? उत्तराखंड में मिलेगा। यदि अरुणाचल प्रदेश में चले हम लोग तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? बोमडिला दर्रा, यांगप्पा दर्रा, ये दोनों कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। दीफू, यांगप्पा, बोमडिला ये तीनों कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश के दर्रा है बोमडिला, दीफू, यांगप्पा। ठीक। हिमाचल प्रदेश में देखें नागालैंड में कोई दर्रा महत्वपूर्ण दर्रा नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश में दर्रा देखें तो हिमाचल प्रदेश में आपको सिपकिल्ला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बड़ालाचला दर्रा, ये 3 दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 23 में। वैश्विक शांति सूचकांक 2017 में कौन सा स्थान है? तो वैश्विक शांति सूचकांक 2017 में भारत का स्थान कहना है। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2017 में भारत का स्थान उस समय कितना था? तो 164 देशों में 137वां स्थान था, 137वां। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अब यदि देखें 24 में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है बृहदेश्वर मंदिर और यह एक हिंदू मंदिर है जिसका निर्माण चोल शासक प्रथम राजराजा चोल ने की थी। राजराजा चोल ने 1003 से 1010 ईस्वी के बीच करवाया था और उनके नाम पर ही राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो राजा चोल ने किसने करवाया था?
तो राज राजा चोल ने करवाया था, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। बृहदेश्वर मंदिर के नाम बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राज राजा चोल ने करवाया था, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 25 में चलते हैं। नेचुरल हिस्ट्री की रचना किसने की थी? तो नेचुरल हिस्ट्री की रचना यदि हम देखें कौन है, तो इसकी रचना प्लिनी ने किया था, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। प्लिनी द एल्डर्स की कृति है नेचुरल हिस्ट्री, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 26 में बाबू वीर कुंवर सिंह जो 1857 की क्रांति में एक बड़े नेता थे, उनका संबंध बिहार के किस स्थान से था? तो बाबू वीर कुंवर सिंह का जो संबंध है बिहार के किस स्थान से है? तो वह जगदीशपुर से है, बिहार के जगदीशपुर से, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 1857 की क्रांति में उन्होंने भाग लिए थे और वह कहाँ के स्थित है? तो जगदीशपुर गांव के हैं, भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव के हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है 27 में कौन सा बंदरगाह पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है? पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण कौन सा बंदरगाह है? तो पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है कौन सा है? तो इसमें यदि हम देखें अदन अरब प्रायद्वीपीय के दक्षिण भाग में स्थित एक बंदरगाह शहर है अदन अरब, जो लाल सागर से पूर्वी दृष्टिकोण के पास स्थित है। सिंगापुर को पोर्ट ऑफ कॉल के रूप में जाना जाता है। तो अदन, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अदन है जो आपको पोर्ट ऑफ कॉल के बंदरगाह है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर अदन है। नेक्स्ट चलते हैं 28 में। 28 में क्या है? भोजपुर उपन्यास पूर्वी के धाह पुस्तक की रचना किसने की है? पूर्वी के धाह पुस्तक की रचना किसने किया है? यह प्रश्न दिया गया है। तो पूर्वी के धाह पुस्तक की रचना जौहर सफियाबादी ने किया, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। जौहर सफियाबादी ने भोजपुरी, उर्दू और हिंदी अदब के उस्ताद शायर हैं। और भोजपुरी उपन्यास पूर्वी के दाह की रचना भी सफियाबादी ने ही किया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों 29 की, और 29 में दिया गया है बिहार में विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट आरक्षित किए गए हैं? तो बिहार में विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट आरक्षित की गई है? तो आरक्षित सीटों की संख्या 30 है। इसमें 30 दिया गया है दोस्तों, कितना है? 30 बताया जा रहा है। बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या का आरक्षण कितना किया गया? ये 38 है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। विधानसभा सीटों की संख्या 38 है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर 38 है, 30 नहीं 38 है। 243 सीटों में से 38 सीटें बिहार के विधानसभा सीटों में विधानसभा सीटों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 30 में नंबर में चलते हैं। प्राचीन भारत में जॉर्वे संस्कृति का नाम निम्नलिखित में से किस राज्य में उसी नाम से जाना जाता है, उसी नाम के स्थान के नाम पर रखा गया है? तो जॉर्वे संस्कृति कौन सा राज्य में था? तो जॉर्वे संस्कृति था जो भारत के महाराष्ट्र में था, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। यदि हम इसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बारे में देखें दोस्तों, तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे हैं, और महाराष्ट्र में यदि राज्यपाल के बारे में देखें तो रमेश बैस वहाँ के राज्यपाल हैं। और महाराष्ट्र का विधानसभा सीटों की संख्या 288 है, और लोकसभा सीटों की संख्या 48 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है। महाराष्ट्र विधान परिषद है और विधान परिषद सीटों की संख्या 78 है। महाराष्ट्र में विधान परिषद की सीटों की संख्या 78 है। राजस्थान को देख लिए, गुजरात को देख लिए, हम लोग कर्नाटक को देखते हैं दोस्तों। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री यदि आपको देखा जाए तो सिद्धरमैया है, ठीक है, और यहाँ का राज्यपाल थावरचंद गहलोत है। कर्नाटक में विधान परिषद भी है जिसकी संख्या 75 है, और विधानसभा सीटों की संख्या कर्नाटक में 224 है, लोकसभा सीटों की संख्या कर्नाटक में 28 है, राज्यसभा सीटों की संख्या कर्नाटक में 12 है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। प्राचीन शहर जॉर्वे संस्कृति कहाँ है? तो महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 31 की ओर। 31 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा पीडमोड पठार का उदाहरण है? पीडमोड पठार का उदाहरण कौन है? पीडमोड पठार का पीडमोड पठार का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें पीडमोड पठार का उदाहरण है, भारत के पीडमोड पठार का एकमात्र उदाहरण मालवा का पठार है। मालवा का पठार है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। मालवा का पठार, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 32 में दिया गया है दोस्तों, इसमें है भारत में सामान्यतः पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होने वाले फसल हैं। तो सामान्यतः पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होने वाला फसल कौन है? रबी फसल है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 33 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। इसमें दिया क्या? पोषण या पाषाण युग में माइक्रोलिथ सामान्यतः किस युग में पाए जाते हैं? तो पाषाण युग में माइक्रोलिथ है जो सामान्यतः किस युग में पाए जाते हैं? तो माइक्रोलिथ है जो सामान्यतः किस युग में? यदि इसे देखें तो पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच के काल को मध्य पाषाण काल युग कहा जाता है, और इस काल में विशेषतः माइक्रोलिथ और लघु पाषाण उपकरण थे। तो किस काल में माइक्रोलिथ पाए जाते हैं? तो ये आपका आंसर होगा माइक्रोलिथ।
मध्य पछाड़ में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 34 में भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का संबंध निम्नलिखित में से किन राज्यों से है? तो अनुसूचित 6ठी अनुसूची के बारे में दिया गया है। 6ठी अनुसूची में किसके बारे में दिया गया है? तो 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मेघालय कौन सा हो जाएगा? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 6ठी अनुसूची में शामिल है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और असम, त्रिपुरा और मिजोरम ये क्या है? 6ठी अनुसूची में शामिल है दोस्तों। 6ठी अनुसूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। यदि 34 हो गया, आगे की ओर क्या दिया गया है? स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी। स्वर्ण सिंह समिति ने क्या सिफारिश की थी दोस्तों? तो स्वर्ण सिंह समिति ने 73वां संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति ने क्या सिफारिश की थी? तो स्वर्ण सिंह समिति ने आपको भारत के मौलिक कर्तव्यों का समावेशन का सिफारिश किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों के समावेशन के लिए सिफारिश किया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। और यह जो है स्वर्ण सिंह समिति कब लाया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति 42वें संविधान संशोधन 1976 में लाया गया था। वैसे मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। 36 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। इन्होंने निम्न में से किस सामाजिक सुधार के लिए कदम उठाया था? तो इन्होंने कौन सा सामाजिक सुधार के लिए उठाया था? तो विधवा पुनर्विवाह के लिए उठाया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। विधवा पुनर्विवाह के लिए एक सामाजिक कदम उठाए थे। सती प्रथा रोक नहीं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। यदि हम देखें ईश्वर चंद्र विद्यासागर 7 दिसंबर 1976 को इन्होंने 1956 को कोलकाता में पहला विधवा पुनर्विवाह करवाया। और विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड डलहौजी जो 1848 से 56 के कार्यकाल था के दौरान परिचालित किया गया। लॉर्ड डलहौजी के समय में विधवा पुनर्विवाह को बंद कर दिया गया। और इन्होंने पहला जो विधवा पुनर्विवाह करवाए थे, विवाह करवाए थे, वो कलकत्ता में करवाए थे 56 में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 37 में चल दोस्तों। भारत के केंद्र राज्य संबंध पर द्वितीय आयोग का गठन कब किया गया? तो भारत केंद्र राज्य के संबंध में द्वितीय आयोग का गठन कब किया गया है? तो इसका गठन कब किया? वर्ष 2007 में किया गया है सरकारी आयोग के द्वारा। द्वितीय आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1907 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 38 नंबर में सूचना और अधिकार अधिनियम 2005 बिहार में कब लागू किया गया? सूचना का अधिकार अधिनियम बिहार में वर्ष कब किया गया? जून 2006 में किया गया। बिहार में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया 2006 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है दोस्तों। और भारत में 2005 में लागू किया गया था। भारत में कब लागू किया गया सूचना का अधिकार अधिनियम? 2005 में लागू किया गया था, जबकि बिहार में या 2006 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लाया गया था? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लाया गया था और अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। 1 अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार के कानून लागू किए गए थे। और यदि इसी में देख ले सर्व शिक्षा अभियान 2000 से 2001 में लागू किया गया था। शिक्षा नीति 1968 में लाया गया था दोस्तों। शिक्षा नीति कब लाया गया था? आपसे पूछ लिया जाए तो 1968 में लाया गया था। शिक्षा नीति 1986 में भी लाया गया था। दूसरी शिक्षा नीति फिर लाया था कब? 1986 में। DS कोठारी आयोग शिक्षा से संबंधित थे और संशोधित नई शिक्षा नीति वर्ष 1992 में लाया गया है। ठीक है। और 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय नाम पुनः कर दिया गया। इन मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस कस्तूरी रमन समिति की सिफारिश लाया गया? के कस्तूरी रमन की सिफारिश लाया गया कब? तो 2020 में। तो ठीक है दोस्तों, इसमें क्या ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 39 में यदि हम देखें 39 इसमें दिया गया 15-16 में कौन सा राज्य कपास उत्पादन सबसे बड़ा उत्पादक था? तो सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन था? तो गुजरात। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 15-16 में जो था कपास उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य था गुजरात। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। भारत के कुल उत्पादक का लगभग 30% उत्पादन करता है कौन? कपास, वो गुजरात करता है। अब बाद में महाराष्ट्र और उसके बाद आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। इसमें हमने सारी चीजों को देख लिया दोस्तों। महाराष्ट्र को देख लिया, गुजरात को देख लिया, राजस्थान को देख लिया। चलिए एक बचा हुआ पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के बारे में देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं वो ममता बनर्जी हैं और इसकी राज्यपाल CV आनंद बोस हैं। और पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या, पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीटों की संख्या 294 है, लोकसभा सीटों की संख्या 42 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। बाकी ये सब ऊपर वाले प्रश्न हम लोग देख चुके हैं दोस्तों। यदि आप लोग दोस्तों इसी प्रकार के जीएस पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के चैनल में जाएं, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको वीडियो उपलब्ध मिल जाएंगे दोस्तों। वहाँ पर यूटेरिया का दोनों बुक का प्रैक्टिस सेट का जीके जीएस मिलेगा दोस्तों। 15 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, दोनों का अलग अलग
प्ले लिस्ट मिल जाएगा। क्रॉन पब्लिकेशन का भी उसमें 15 सेट दिए हुए थे, उसका भी प्ले लिस्ट अलग से मिल जाएगा। और रुक्मणी प्रकाशन का जो वॉल्यूम 2 का बुक आया था उसका भी प्ले लिस्ट आपको अलग से मिल जाएगा दोस्तों। यदि आप लोग जीके को रिवाइज करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के प्ले लिस्ट में जाए, वहाँ पर आपको सारा वीडियो उपलब्ध मिलेगा दोस्तों। और आप यदि उसे पढ़ते हैं तो आपको निश्चित रूप से जो प्रैक्टिस सेट आने वाले प्रैक्टिस सेट हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा और आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे दोस्तों। इसलिए आप लोग जाकर देखें। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना पड़े दोस्तों। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए, इसमें दिया गया प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत वर्ष 1973 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। प्रोजेक्ट किसका है? तो वर्ष 1974 में 73 में। प्रोजेक्ट टाइगर कब? तो वर्ष 1973 में शुरू किया गया था और 1 अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। ठीक है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था उत्तराखंड में, कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था उसे प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था पहला। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 41 की ओर, हिंदी उपन्यासकार मैला आंचल के लेखक कौन है? हिंदी उपन्यासकार मैला आंचल के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु है जो मैला आंचल के लेखक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। फणीश्वर नाथ रेणु मैला आंचल के लेखक है और कालजयी कृति उनकी क्या है? मैला आंचल। और हिंदी का श्रेष्ठ एवं सशक्त आंचलिक उपन्यास है, यह 1954 में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट के चलते हैं दोस्तों। यदि 42 नंबर देखें तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति रॉय है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। अरुंधति राय गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक हैं और ये पुस्तक इन्होंने प्रकाशित किया था कब? 1997 में बुकर पुरस्कार प्राप्त किए थे अरुंधति राय गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ठीक है, तो अरुंधति रॉय ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए अनीता देसाई के क्या चीज लिखी है? तो फास्टिंग फिस्टिंग के लेखक कौन है? अनीता देसाई है। फास्टिंग फिस्टिंग के लेखक अनीता देसाई है। ठीक है, अनीता देसाई फास्टिंग फिस्टिंग के लेखक है। झुप्पा लहरी भी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों, तो उनकी लेखक है द नेम सेक इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। ये झुप्पा लहरी की पुस्तक है। यदि इसी में हम सोनिया गांधी की पुस्तक के नाम देखें तो राजीव सोनिया गांधी की पुस्तक का नाम लिखा है। और बेंजीर भुट्टो ने डॉक्टर ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक लिखा है। डॉक्टर ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक बेंजीर भुट्टो ने लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 43 में। जैन साहित्य भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना किसने की है? जैन साहित्य भारतेश्वर बाहुबली रासो की रचना किसने की है? तो इसकी रचना सीलभद्र सूरी ने किया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। सीलभद्र सूरी ने जैन साहित्य बाहुबली की रचना की है। भरतेश्वर बाहुबली की रास की रचना की है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 44 में। केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन किस प्रस्ताव के तहत किया गया था? केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन था किस प्रस्ताव के तहत किया गया था? तो इसका गठन केंद्रीय जांच ब्यूरो का जो गठन है किस प्रस्ताव के तहत? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन आपको गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के अंतर्गत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 45 में ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? यदि मैं इसे देखा हूँ कि ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक देखें तो इसमें आंसर क्या होगा? ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक जवाहरलाल नेहरू है और उन्होंने 1934 में पुस्तक लिखे थे। 1934 में पुस्तक लिखे थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक जो। नेक्स्ट के चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गठित अंतरिम सरकार में भारत के वाणिज्य मंत्री कौन थे? तो अंतरिम सरकार में भारत के जो वाणिज्य मंत्री थे वो कौन थे? तो अंतरिम सरकार में जो वाणिज्य मंत्री बनाए गए थे उनका नाम था वाणिज्य मंत्री, उनका क्या नाम था? तो आई चुंडीगार थे। आई चुंडीगार वाणिज्य मंत्री बनाए गए थे अंतरिम सरकार में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। आई चुंडीगार थे। ठीक है, आई चुंडीगार अंतरिम सरकार में। ठीक है दोस्तों। और उसी प्रकार यदि वित्त मंत्री आपसे पूछ लिया जाए अंतरिम सरकार में कौन बने थे तो लियाकत अली बनाए गए थे वित्त मंत्री। संचार मंत्री अब्दुल रब नस्तर बनाए गए थे और जोगेंद्र नाथ मंडल है जो अंतरिम सरकार में विधि मंत्री बनाए गए थे। जोगेंद्र नाथ मंडल अंतरिम सरकार में क्या बनाए गए थे? विधि मंत्री। CH भाभा को देखें दोस्तों तो अंतरिम सरकार में क्या थे? कारखाना एवं बंदरगाह से संबंधित थे CH भाभा। कारखाना एवं बंदरगाह से संबंधित CH भाभा। यदि इसमें आसिफ अली को देखें तो आसिफ अली है रेलवे से संबंधित आसिफ अली। ठीक, तो रेलवे से अंतरिम सरकार में रेलवे मंत्री बनाए गए थे आसिफ अली को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 47 में चले। मिस अर्थ 2017 का खिताब किसने जीता है? तो मिस अर्थ 2017 का खिताब के बारे में दिया गया है। तो इस खिताब को जीतने वाली कौन है? कैरीना इब्रास्की। कौन है?
करीना इबास्को है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, तो कौन है अभी तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है, तो इसमें देखें तो बनवारी लाल पुरोहित थे, जिसमें प्रश्न पूछा गया था। लेकिन वर्तमान समय में तमिलनाडु के राज्यपाल दोस्तों ये हैं आर एन रवि हैं, तमिलनाडु के राज्यपाल वर्तमान समय में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, बिहार में किस नृत्य के माध्यम से वर्षा के लिए इंद्र की पूजा की जाती है, तो वर्षा के लिए इंद्र की पूजा की जाती है झिझिया नृत्य से, झिझिया नृत्य के माध्यम से, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, झिझिया नृत्य के माध्यम से, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं 50 नंबर प्रश्न में, इसमें दिया गया पंचायती राज चुनाव समिति का गठन कब किया गया था, तो पंचायती राज चुनाव समिति का गठन कब किया गया था, तो इसकी गठन संतानम समिति की अध्यक्षता में 1965 में किया गया था, 1965 में संतानम समिति की अध्यक्षता में पंचायती राज चुनाव किया गया था, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ईरी नहर किसको जोड़ती है, तो ईरी नहर जो है आपको, ईरी नहर किसको जोड़ती है, ईरी नहर आपको किन किन को जोड़ती है, ये प्रश्न दिया गया है। तो ईरी नहर देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन है, इसमें से ईरी नहर है जो ईरी झील और ओंटारियो झील को जोड़ती है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ईरी झील और ओंटारियो झील को जोड़ती है ईरी नहर, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 52 में, इसमें दिया गया इंडियन ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन 2017 में कि महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो महिला एकल का खिताब किसने जीता है, इसमें महिला एकल का खिताब उस समय जीता था कौन, पीवी सिंधु ने। 53 में चलते हैं, बिहार के पंचायत समिति की सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष कौन है, बिहार के पंचायत समिति के सामाजिक न्याय अध्यक्ष समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो पंचायत समिति के उप प्रमुख, पंचायत समिति के उप प्रमुख होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है 54 में, WHO के कार्यक्रम के लिए किसे उप महानिदेशक नियुक्त किया गया है, WHO के कार्यक्रम के लिए उप महानिदेशक किसे चुना गया है, तो सौम्य स्वामीनाथन को उप महानिदेशक के लिए नियुक्त किया गया, सौम्य स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है कि मेसावी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है, मेसावी रेंज है जो किसके लिए प्रसिद्ध है, मेसावी रेंज है जो आपको लौह यश के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। मेसावी रेंज लौह यश के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया नेक्स्ट में आपको मैथ और विज्ञान दिया गया दोनों में, तो हम लोग ढूंढ के पढ़ेंगे। इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे मूर्खों का सोना कहा जाता है, मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है, यदि हम देखें तो मूर्खों को सोना आयरन सल्फेट को कहते हैं, आयरन सल्फेट को मूर्खों का सोना कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। आयरन सल्फेट को कहा जाता है, किसे कहते हैं, तो आयरन सल्फेट को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। इसका सूत्र, रासायनिक सूत्र क्या होता है, FeS2 होता है, FeS2 होता है। ठीक है, FeS2। नेक्स्ट को चलते हैं, सबसे छोटी विषम संयुक्त, सॉरी ये तो प्रश्न है, इसमें चलते हैं 64 में। 64 नंबर प्रश्न दिया गया दोस्तों, 64 में है कि मनुष्य के शरीर का समान तापमान कितना होता है, तो मनुष्य के शरीर का समान तापमान यदि फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 होता है, फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। यदि आप सेल्सियस में देखेंगे 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसी प्रकार स्तनधारियों के जीव में सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है, बकरी का सबसे अधिक तापमान होता है 39 डिग्री सेल्सियस होता है बकरी के तापमान। और हाइपोथैलेमस मानव शरीर के तापमान का नियंत्रण करता है दोस्तों, कौन है, तो मानव शरीर के तापमान का नियंत्रण करने वाला तो हाइपोथैलेमस है। और तापमान का संतुलन बनाने में कान, त्वचा भी मदद करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 65 में देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा एक वास्तविक फल का उदाहरण है, वास्तविक फल का उदाहरण कौन है, तो वास्तविक फल का उदाहरण यदि हम इसमें देखें तो 65 में वास्तविक फल का उदाहरण है आपको तारबूज। क्या है इसमें, तारबूज नहीं है, तो इसमें क्या होगा आपको आम जो है वास्तविक फल का उदाहरण है। वास्तविक फल का उदाहरण क्या, आम है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सी हमारा सही आंसर है। आम वास्तविक फल का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें किया गया है 66 में, निम्नलिखित में से एक संक्रामक रोग है, कौन एक संक्रामक रोग है, इसे देखेंगे तो संक्रामक रोग इसमें से कौन है, कालाजार। कालाजार क्या है, एक संक्रामक रोग है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। यह एक संक्रामक रोग है कालाजार, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है दोस्तों। और रोम लिस्मैनिया डोनोवाली परजीवी के कारण होती है कालाजार, इसका संक्रमण बालू मक्खी के काटने से फैलता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 68 में देखते हैं, इसमें 68 में क्या दिया गया है, मिसाइल का ध्वनि वेग कितना होता है, यदि हम ये देखें मिसाइल का ध्वनि वेग होता है कितना डेसिबल होता है, तो मिसाइल का ध्वनि वेग 180 से 190 डेसिबल होता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 180 से 190 डेसिबल होता है मिसाइल का, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। सुपरसोनिक मिसाइल सबसे तेज गति वाला मिसाइल है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 78 से 70 नंबर प्रश्न की ओर। मैथ और विज्ञान दोनों एक ही में दिया गया दोस्तों, इस कारण से ऐसा है। 70 में दिया गया मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मिशन इंद्रधनुष का जो है, मिशन इंद्रधनुष किस लिए लाया गया था, तो मिशन इंद्रधनुष है जो आपको इसका मुख्य उद्देश्य सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण से संबंधित है। इसे सुशासन दिवस के रूप में 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया था।
मिशन इंद्रधनुष, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में है धनुष मिसाइल प्रहार करता है। तो धनुष मिसाइल कहां से कहां प्रहार करता है? धनुष मिसाइल है स्वदेशी तकनीक से निर्मित पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र नौसैनिक संस्करण है और धनुष मिसाइल सतह से सतह पर प्रहार करता है। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। सतह से सतह पर धनुष मिसाइल प्रहार करता है। 23 में चले, पहाड़ों पर नाकों से रक्त निकालने का प्रमुख कारण क्या है? तो पहाड़ों पर नाकों से रक्त निकलने का प्रमुख कारण ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब कम होता है। ऊंचाई के साथ क्या होता है? वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसलिए वायुमंडलीय दाब कम होता है या घटता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऊंचाई के साथ क्या होता है? वायुमंडलीय दाब कम होता है। ऊंचाई हमारे शरीर के अंदर रक्तचाप वायुमंडलीय दाब से अधिक होती है, तो रक्त को नाक से रास्ते बाहर निकल आता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 76 की ओर। प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव क्या है? तो प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव क्या होगा? तो मीथेन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव मीथेन है। नेक्स्ट चलते हैं 77 में निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है? यदि इसे देखिए, विद्युत का कुचालक कौन है? विद्युत का कुचालक, तो इसमें विद्युत का कुचालक है आपको हीरा। क्या है? तो विद्युत का कुचालक होता है हीरा एक, जबकि ग्रेफाइट है जो विद्युत का सुचालक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हीरा होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है, नेक्स्ट में है माइक्रोकॉन्ड्रिया या माइट्रोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है? माइक्रोकॉन्ड्रिया की खोज देखें तो माइट्रोकॉन्ड्रिया की खोज किया है ये किसने? अल्टमैन ने। अल्टमैन ने माइट्रोकॉन्ड्रिया की खोज किया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अल्टमैन ने किया है और 1886 में किए थे। इसका नामकरण जबकि किसने दिया था? बेंडा ने दिया था। माइट्रोकॉन्ड्रिया का नामकरण बेंडा ने दिया था 1898 में। नेक्स्ट चलते हैं, एस्पेर्स गिल्स का इस्तेमाल किसके निर्माण में किया जाता है? एस्पेर्स गिल्स का निर्माण किसके निर्माण में किया जाता है? तो इसका निर्माण है जो एस्पेर्स गिल्स का निर्माण किसके लिए किया जाता है दोस्तों? तो इसका निर्माण पादप पे में किया जाता है। पादप पेय पदार्थ यानी एल्कोहल में किया जाता है। पेय पदार्थ यानी एल्कोहल में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 82 में चलते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पनडुब्बियों में किया जाता है? तो पनडुब्बियों में किसका उपयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप किसी वस्तु को बाधा या स्थिति के ऊपर आसपास या उसके पार निगरानी करने के लिए एक उदाहरण है, एक उपकरण है। तो किसका उपयोग किया था? पेरिस्कोप का। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 83 में, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मान क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मान जो है आपको क्या मिलेगा? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मान क्या है? वेबर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मान वेबर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 84 नौ प्रश्न में, इसमें दिया गया 84 में क्या? बोरेक्स किसका अयस्क है? यदि हम ये देखें बोरेक्स 84 नंबर प्रश्न में बोरेक्स है जो आपको सोडियम का अयस्क है। सोडियम का अयस्क क्या है? बोरेक्स है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। सोडियम का अयस्क है बोरेक्स। 85 में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन वास्तविक विलयन का उदाहरण है? वास्तविक विलयन का उदाहरण कौन है इसमें? तो वास्तविक विलयन का उदाहरण यदि हम देखें तो इसका जल में चीनी का घुलना क्या है? वास्तविक विलयन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। जल में चीनी का घुलना वास्तविक विलयन का उदाहरण है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया कौन मनुष्य के शरीर में स्थित दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो मनुष्य के शरीर में स्थित दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो अग्नाशय ग्रंथि है जो मनुष्य के शरीर में स्थित दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहली ग्रंथि कौन है? तो पहली है यकृत, दूसरी अग्नाशय। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया 88 नंबर प्रश्न में संक्रामक रोग और बाह्य प्रभाव से शरीर की रक्षा करने वाली कोशिका कौन सी है? संक्रामक रोग और बाह्य प्रभाव से शरीर की रक्षा करने वाली कौन सी होती है? ल्यूकोसाइट या WBC? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ल्यूकोसाइट या WBC होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अमलगम किस धातु का अयस्क है? अमलगम है जो पारा का अयस्क, मरकरी का अयस्क होता है अमलगम। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया 90 नंबर प्रश्न में 90 में दिया गया है हाइड्रोक्लोरिक लिफ्ट किस पर आधारित है? हाइड्रोक्लोरिक लिफ्ट है जो आपको किस पर आधारित है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक, ये सब हाइड्रोक्लोरिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, ये सब पास्कल के नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ये सब किसके नियम पर है? पास्कल के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट चलते हैं, डाम्फा रिजर्व कहाँ स्थित है? डाम्फा रिजर्व टाइगर रिजर्व है जो डाम्फा टाइगर रिजर्व आपको मिजोरम में स्थित है। ऑप्शन नंबर कहाँ पड़ेगा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। मिजोरम में डाम्फा टाइगर रिजर्व स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। डाम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है नेक्स्ट में पानी का पीएच मान क्या होता है? तो आप लोग जानते ही हैं दोस्तों, पानी का पीएच मान 7 होता है, 7.0 होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 100 में देखें, श्वसन क्रिया के समान वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है?
श्वसन क्रिया में समान वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 17% होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। इसके साथ ही नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। कुछ और प्रश्न इसमें है। इसमें दिया गया है लुकिंग ग्लास बना होता है। तो लुकिंग ग्लास किसका बना होता है? तो लुकिंग ग्लास होता है जो किसका बना होता है? यह आपको लुकिंग ग्लास समतल दर्पण का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। किसका? समतल दर्पण का। निम्नलिखित में से किसे वृक्षीय मेढक के रूप में जाना जाता है? वृक्षीय मेढक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसमें है हायला को वृक्षीय मेढक के रूप में जाता है। हायला को वृक्षीय मेढक के रूप में जानता है। वृक्षीय मेढक के रूप में किसे जानता है? हायला को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पूछते हैं गन्ने में रेड डॉट बीमारी होने का क्या कारण है? तो गन्ने में जो रेड डॉट बीमारी होता है वो किसके कारण होता है? तो गन्ने में रेड डॉट बीमारी जो होती है वह कवक के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। कवक के कारण रेड डॉट बीमारी होती है। 108 नंबर प्रश्न को देखें। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में कौन इस्तेमाल किया जाता है? तो आपको इसमें से हीलियम है जो नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में कौन इस्तेमाल किया जाता है? हीलियम। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करें, जितने भी ग्रुप हैं सभी ग्रुप में शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।